नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इस उपक्रम में संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान की ओर से सबका स्वागत है। साथियों, इस सत्र में हम मुख्यतः विद्यालयी शिक्षा से संबद्ध जो प्रारंभिक स्वरूप है, जिसे हम प्रायः ECCE कहते हैं, अर्थात बच्चों से संबद्ध जो शिक्षा है, जो पूर्व विद्यालयी शिक्षा कहलाती है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, पूर्व विद्यालयी बाल्य अवस्था की देखभाल से संबद्ध जो शिक्षा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि वर्तमान शिक्षा नीति जो 2020 आई है, उसमें जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं, उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन इसी से संबद्ध है। इस नीति में जो हमारी 10+2 प्रणाली की शिक्षा व्यवस्था रही, उसमें एक मौलिक परिवर्तन किया है। इस मौलिक परिवर्तन को हम अब 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 के रूप में लेते हैं। यह कुल 15 वर्ष की शिक्षा है, अर्थात विद्यालयी शिक्षा 15 वर्षीय शिक्षा है। यह अब पूर्व की अपेक्षा जो 6 वर्ष से प्रारंभ होती थी, बच्चा प्रथम कक्षा में विद्यालय की ओर प्रस्थान करता था, उसके स्थान पर यह 3 वर्ष से प्रारंभ होने जा रही है। और इसमें पूर्व विद्यालयी शिक्षा को भी इसी का एक अभिन्न अंग बना दिया गया है। क्यों बना, कैसे बना, स्वरूप क्या रहेगा, कौन पढ़ाएगा आदि जैसे विषय इस के अंतर्गत हम लेंगे। 18 वर्ष की आयु तक की यह शिक्षा है। जैसा कि मैंने कहा, 5+3+3+4 क्या अभिप्राय है इससे, आइए देखते हैं। पहले 5 वर्ष को 2 भागों में बांटा गया, 3 और 2। 3 वर्ष विद्यालय से पूर्व की शिक्षा के रूप में आता है और 2 वर्ष पहली और दूसरी कक्षा, जिसे हम कहते हैं प्रथमा द्वितीया कक्षा या कथ्यते, सा स्थिति अत्र अस्ति। द फर्स्ट 3 years are before coming to the school and the 2 years after coming to school। इसका स्वरूप क्या रहेगा, इसे हम देखेंगे। तो इस प्रकार से 5 वर्ष की शिक्षा भी 2 भागों में बंट गई, 3 से 5 वर्ष तक, और फिर कक्षा 1 और 2 की शिक्षा जो प्रायः 6 से 8 तक की शिक्षा मानी जा सकती है। यह शिक्षा पहले भी थी, हम देखेंगे संवैधानिक आधार इसका क्या रहा है, उसे देखेंगे। पहले भी थी, लेकिन कहीं कहीं थी। प्रायः निजी विद्यालयों में यह शिक्षा थी, नर्सरी, प्रेप आदि के नाम से। अब बहुत स्पष्ट कह दिया गया है, यह शिक्षा सबके लिए होगी। इसके पीछे कौन सा एक सैद्धांतिक आधार है, उसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबके लिए इस शिक्षा के अंतर्गत कैसे शिक्षा दी जाएगी आंगनआड़ीवादी के माध्यम से, उसकी भी चर्चा हम संक्षेप में करेंगे। लेकिन इसकी पूरी जो शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रिया है, शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है, उसकी चर्चा किसी और भिन्न सत्र में पूर्णतया की जाएगी।
तो मैंने कहा 5 जमा 3 जमा 3 जमा 4, तो पहले 5 वर्ष भी 3 और 2 में बटे हैं। अगले 3 वर्ष जिसे हम विद्यालय शिक्षा के नाम से जानते हैं वह कक्षा 3, 4 और 5 होगी और आयु वर्ग रहेगा 8 से 11। और फिर अगले 3 वर्ष की शिक्षा जिसे मिडिल के नाम से कहा गया है, पहले हम इसे अवर माध्यमिक शिक्षा कहते थे, माध्यमिक से नीचे अर्थात 9वीं और 10वीं से नीचे अवर माध्यमिक, लोअर सेकेंडरी भी कहते थे। अब इसे मिडिल नाम से कहा गया है। यह कक्षा 6 है, 7 है और 8 है और आयु वर्ग है 11 से 14। इसके बाद की जो 4 वर्षीय शिक्षा है उसे सेकेंडरी एजुकेशन कहा गया है, माध्यमिक शिक्षा कहा गया है, जो महाविद्यालय जाने से पहले की शिक्षा मानी जाएगी। उसमें भी अनेक परिवर्तन हैं, विषय आदि की दृष्टि से बहुत लचीलापन भी है, वो बाद में जब विषय आएगा उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन यह शिक्षा 9, 10, 11 और 12 की शिक्षा है। 9, 10, 11 और 12, और इसका जो आयु वर्ग है वह 14 से 18 वर्ष का है। प्रारंभिक बाल्य अवस्था की शिक्षा जिसे देखभाल के रूप में माना गया है, प्रायः प्रथम अध्याय का ही विषय रहा है। प्रायः इसलिए कहा, इसमें इसकी चर्चा है, लेकिन दूसरे अध्याय में भी इसकी चर्चा है, चतुर्थ अध्याय में भी इसकी चर्चा है और भिन्न भिन्न स्थानों पर है। प्रथम अध्याय में लगभग 9 अनुच्छेद, 1.1 से 1.9 तक 9 अनुच्छेदों में इसकी चर्चा की गई है, इसके स्वरूप की चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत किन किन विषयों को छुआ गया है, किन किन बातों को लिया गया है, किन किन के बारे में कहा गया है, आइए हम थोड़ा सा उसे देखते हैं। सबसे पहले तो यह बताने का प्रयास किया गया है इस शिक्षा का महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है और इसका लक्ष्य क्या होगा। महत्व, आवश्यकता और लक्ष्य, इम्पोर्टेंस, नीड्स एंड द एम्स। महत्वम, आवश्यकता, लक्ष्याणि च। अस्याः शिक्षायाः कानि लक्ष्याणि सन्ति, किं महत्वं वर्तते, का आवश्यकता अस्ति, कीदृशी आवश्यकता अस्ति, अस्मिन् संदर्भे अपि चर्चा कृता अस्ति। फिर एक बहुत मजेदार बात कही गई है कि यह शिक्षा बुनियादी तौर पर भारत में, लक्ष्य जो भी होंगे, लेकिन भारत में जो संवैधानिक लक्ष्य है, जो समता का लक्ष्य है, जो इक्विटी का लक्ष्य है, उसे पूरा करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। मैंने संकेत दिया था कि पहले यह शिक्षा केवल कुछ निजी विद्यालयों के अंतर्गत थी, लेकिन प्रायः सामान्य विद्यार्थी, सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी इसे प्राप्त नहीं कर पाते थे। कुछ आदर्श विद्यालयों में, मॉडल स्कूल्स में इसे प्रारंभ किया गया, लेकिन सामान्यतः यह शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। परिणाम यह भी निकलता था कि सरकारी विद्यालय के बच्चे बहुत बार पिछड़ जाते थे उनसे, क्योंकि वे बच्चे, निजी विद्यालय के बच्चे 3 वर्ष अधिक तैयारी करके आते थे। उसे प्री स्कूल भी कहा जाता था, प्रेप भी कहा जाता, प्रेपरेटरी के रूप में, यहाँ भी प्रेपरेटरी के रूप में कहा है, वो हम देखेंगे। लेकिन निजी विद्यालय के बच्चे अथवा जहाँ यह शिक्षा उपलब्ध थी, वहाँ प्रायः उन बच्चों का स्तर बाकी बच्चों की अपेक्षा जो पहली कक्षा में आया करते थे उनसे कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ रहता था। विशेष रूप से जो वंचित वर्ग के छात्र हैं, बच्चे हैं, आदिवासी इलाकों में जो बच्चे हैं, इसलिए
इस शिक्षा नीति के अंतर्गत उनकी विशेष रूप से चर्चा करते हुए बात उठाई गई है कि वंचित वर्ग हेतु अवसर की समानता जो समता के सिद्धांत पर आधारित है, और फिर भागीदारिता, वे भी इस शिक्षा के भागीदार हो सकेंगे और आगे देश की उन्नति में भी अपनी भागीदारिता का निर्वहन करेंगे। इसके अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया का स्वरूप क्या हो, इसकी भी चर्चा की गई है, जिसे हम शिक्षण शास्त्र भी कहते हैं, पेडागोजी भी कहते हैं। यद्यपि पाठ्यचर्या के स्वरूप का निर्माण चतुर्थ अध्याय में आएगा, जब वहां आएगा उसकी हम चर्चा करेंगे। इसका दायित्व किसे दिया गया है, इसके प्रारूप की विशेषता क्या रहेगी, इसकी भी चर्चा की गई है। इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, चरणबद्ध रूप में किया जाएगा, भिन्न प्रकार के फेजेस के रूप में किया जाएगा। विभिन्नेषु चरणेषु अस्याः शिक्षायाः क्रियान्वयनं भविष्यति इत्यपि एषा चर्चा कृता अस्ति। सोपानशः phase wise this will be dealt, it is told in this first chapter। इसी के अंतर्गत प्रारंभिक रूप में आंगनवाड़ी, बाल वाटिका और आदिवासी क्षेत्रों के लिए आश्रम व्यवस्था की चर्चा की जाएगी। शिक्षकों अथवा शिक्षिकाओं की योग्यता का स्वरूप क्या होगा, वह चर्चा भी इसके अंतर्गत आई है। इसका आयोजन कौन करेगा, क्रियान्वयन कौन करेगा, किसका दायित्व रहेगा, उसके अंतर्गत यह चर्चा की गई है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी इसके साथ जुड़ेगा, महिला और बाल विकास मंत्रालय भी इसका अंग बनेगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी इसका अंग बनेगा, और जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है वह भी इसका अंग बनेगा, और चारों को जोड़कर एक कार्य बल बनाया जाएगा, संयुक्त कार्य बल, टास्क फोर्स जिसे कहा गया है। विशेष टास्क फोर्स का प्रश्न है, स्पेशल टास्क फोर्स विल बी हियर। तत्र संयुक्त रूपेण कार्यबलं तत्र कार्यं करिष्यति इत्यस्मिन् संदर्भे अपि चर्चा तत्र कृता वर्तते। एते बिन्दवः अस्मिन् अध्याये स्पृष्टाः सन्ति। इसी के साथ मैं थोड़ी सी आपकी पुनरावृत्ति करा रहा हूं, जो हमने परिचय के अंतर्गत पाई थी। आधारभूत सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि इस शिक्षा का जो आधारभूत सिद्धांत है वहीं से आ रहा है, और बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बच्चों की क्षमताएं थीं, उन क्षमताओं को पहचानना है और उसके लिए उन पर एक दृष्टि रखनी है, एक नज़र रखनी है। दे हैव टू बी लुक्ड आफ्टर एंड दे हैव टू बी सीन वेरी केयरफुली, देयर कॉम्पिटेंसी, उनकी योग्यता, तेषां क्षमता कीदृशी अस्ति। अस्मिन् संदर्भे ते सिद्धांतः स्वीकृतः सन्ति, उन्हीं सिद्धांतों को आधार बनाया गया है। 4-5 सिद्धांत विशेष रूप से हैं। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना, और इसके लिए शिक्षकों और अभिभावकों को दोनों को अपनी भूमिका का निर्वहन करना है, और वह भी संवेदनशीलता के साथ। और माना जाता है कि वे बच्चे के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान देंगे। यह बात भी स्पष्ट है। बच्चे का प्रायः बौद्धिक विकास का संदर्भ यद्यपि दोनों का है, फिर भी विद्यालय का अधिक उत्तरदायित्व समझा जा सकता है विभिन्न औपचारिक विषयों के माध्यम से। शारीरिक सामाजिक के अंतर्गत भी विद्यालय आता है, लेकिन शारीरिक दृष्टि से, भोजन आदि की दृष्टि से घर का महत्व बढ़ जाता है, माता पिता का बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से दोनों का संयुक्त रूप से ध्यान देना अनिवार्य है। यह एक आधारभूत सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि इस शिक्षा को जब दिया जाएगा, केवल विद्यालय ही उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करेगा, अभिभावक भी इसके उत्तरदायित्व का निर्वहन
करेंगे, यह बहुत स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। यह आधारभूत सिद्धांत के रूप में इसे उल्लिखित किया है। यह इसलिए भी कहा, अगर अध्याय में इसकी चर्चा नहीं आती है तो इसका अर्थ है कि सैद्धांतिक आधार हमें मान लेना चाहिए। फिर यह भी कहा गया था, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा। बच्चे प्रायः कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को अर्जित कर सकें, यह एक सिद्धांत दिया गया था। फिर एक बात कही गई थी, अवधारणात्मक समझ पर बल, कि जो उनकी एक अवधारणात्मकता है, जो संकल्पना है, जो कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, अवधारणाओं की जो समझ है, अवधारणा नाम संकल्पा नाम स्पष्टीकरणम तत्र भवे तत्रैव बलम अस्ति, रटन प्रक्रियायाम न, रटने की प्रक्रिया में नहीं, नॉट टू क्रैम इट। इसलिए भाषा जब उसके पास आएगी तो वह अवधारणाओं को समझ पाएगा, ऐसा यह नीति मानकर चलती है। फिर कहा गया, रचनात्मकता और तार्किक सोच। मैं संकेत पहले बिंदु का दे चुका हूं कि अनेक बार बच्चे ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं, हमें भी आश्चर्य होता है कि हमने तो नहीं सिखाया है। यानी उनमें रचनात्मक क्षमता तो है, वे तर्क भी देते हैं, और गणित जब दिया जाएगा, संख्या ज्ञान दी जाएगी तो तर्क का ही एक मूलभूत आधार है। इसका स्पष्टीकरण कुछ आगे आएगा भी। और फिर यह आयु ऐसी है जिसमें नैतिकता आदि उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। परिवेश का ऐसा निर्माण किया जाए कि बच्चे भिन्न प्रकार के दैनिक जीवन से संबद्ध मूल्यों को अपने जीवन का स्वाभाविक रूप से अंग बना लें। यह सत्य है, बड़ा प्रसिद्ध कथन है, वैल्यूज आर कॉट नॉट टॉट। मूल्य तो अधिग्रहित होते हैं, उन्हें केवल औपचारिक दृष्टि से पढ़ा या पढ़ाया नहीं जाता। कहानियों के माध्यम आदि से जो पाठ्यचर्या के अंतर्गत चर्चा होगी। इसलिए कहा, बच्चों में रचनात्मकता और तार्किक सोच, ताकि वे निर्णय ले सकें। निर्णय लेने का अभ्यास क्रम भी इसी कक्षाओं से ही कराना होगा, इसी आयु वर्ग से ही कराना होगा। इसलिए कहा, नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य। अब सोच सकते हैं कि संवैधानिक मूल्य से अभिप्राय बहुत संविधान का पढ़ाना नहीं है, लेकिन संविधान के अंतर्गत आपसी सहयोग, एक दूसरे का सम्मान, स्वच्छता का प्रश्न, शिष्टाचार का प्रश्न, लोकतंत्र की भावना, सेवा की भावना, ऐसे अनेक तत्व निकल कर आते हैं। विशेषतः 51A से जो हमारे मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं, उनके निहितार्थ ऐसे ही बनते हैं। अतः उनके लिए अभ्यास चाहिए, तो स्वाभाविक है यह शिक्षा उन्हें इस प्रकार का एक अभ्यास भी देगी। इसी प्रकार से बच्चों में स्वतंत्रता का भाव भी आएगा, उत्तरदायित्व का भाव भी आएगा, सबसे मिलकर रहने का भाव भी आएगा। एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो समानता का भाव भी इसमें स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन का अंग बन जाता है। इन्हीं के साथ साथ जीवन कौशलों की चर्चा उठी थी, सामूहिकता आदि की, समावेशन आदि की चर्चा। एक सकारात्मक वातावरण निर्माण का प्रश्न इस शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, ताकि उस प्रकार का एक परिवेश बन जाएगा तो ये मूल्य जो हैं उनके जीवन के अंग के रूप में आएंगे। अनेक प्रकार की सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चे को अधिक सामाजिक बनाया जा सकता है। यह इस नीति का मुख्य रूप से चिंतन है। यह नीति, जैसा मैंने संकेत दिया, संवैधानिकता को लेकर भी चलती है। यह संवैधानिक दायित्व है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है। तत्र संवैधानिकम दायित्वम अस्ति। कथम, संकेत पहले दिया था। भारत के संविधान में एक परिवर्तन किया गया था, 86वें संशोधन के द्वारा वह परिवर्तन आया था, 2002 में वह परिवर्तन आया था।
उसमें शिक्षा को जब मौलिक अधिकार बनाया गया था, और पहले यह शिक्षा अनुच्छेद 45 में थी, आर्टिकल 45 वाज रिलेटेड टू दिस एजुकेशन, दैट मीन्स फ्रॉम 6 ईयर्स टू 14 ईयर्स एज। 6 से 14 वर्ष की जो आयु की शिक्षा, जो आधारभूत शिक्षा थी, वो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत थी। लेकिन 86वें संशोधन के द्वारा बाय 86th अमेंडमेंट एजुकेशन वाज ब्रॉट टू आर्टिकल 21A। शिक्षा को अनुच्छेद 21A के स्थान पर लाया गया और उसे एक मौलिक अधिकार बनाया गया था। 45 अनुच्छेद हटाया नहीं गया था। दैट वॉज नॉट कैंसल, दैट वॉज नॉट ओमिटेड, बल्कि वहां यही बात कही गई थी कि राज्य का दायित्व होगा कि वह पूर्व विद्यालय शिक्षा बच्चों तक पहुंचाए। अनुच्छेद क्या कहता है वह आपके सामने रखता हूं। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। जब तक बच्चे 6 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंचते हैं, राज्य को चाहिए वह उनके लिए बाल्य अवस्था की देखभाल और शिक्षा पहुंचाने का प्रयास करे। राज्य का यह दायित्व होना चाहिए। यह हमारा अनुच्छेद 45 है भारतीय संविधान का। इस दृष्टि से मैं कहूँगा कि यह शिक्षा संवैधानिक दायित्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। आपको ध्यान होगा कि इस शिक्षा नीति में अनेक बार इस प्रकार का संकेत दिया गया है। हमने संविधान के विभिन्न प्रावधानों का बहुत ही ध्यान रखा है। स्वाभाविक भी है, संविधान को छोड़कर नहीं जा सकते और यह संवैधानिक दायित्व था। यद्यपि कल्याणकारी राज्य की नीति के अंतर्गत आ जाता है, वेलफेयर स्टेट के रूप में आ जाता है, तथापि इसकी ओर विशेष ध्यान दिया गया और माना गया कि राज्य इसकी ओर पूरा ध्यान दे। इसकी चर्चा करते हुए बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया, हमारा एक लक्ष्य है बच्चों का समुचित विकास हो सके, जीवन में उनके जो उपलब्धियां हैं वे उन्हें पा सकें और प्रसन्नता पूर्वक रह सकें, और प्रसन्नता पूर्वक जो वातावरण है उसमें उनका विकास हो सके। They should enjoy the environment. Proper development should be there. समुचितः विकासः बालानां भवेत्। माना गया है कि वे जो कुछ प्राप्त कर सकते हैं उन्हें प्राप्त करें, वे उनकी उपलब्धियां हो। बहुत स्पष्ट रूप से बच्चों के समुचित विकास, समुचित उपलब्धियों और प्रसन्नता की चर्चा इसके अंतर्गत की गई है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु कहा गया है, समता स्थापित करने हेतु एक शक्तिशाली माध्यम। उन्होंने इस शिक्षा को सामाजिक दृष्टि से समता पाने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक माना है कि इसके माध्यम से हम एक बहुत समता पूर्वक जो है समाज का निर्माण, बिल्कुल समता के साथ समाज चले, सभी को महत्व दिया जाए, इसलिए शब्द का प्रयोग किया गया था सबके लिए। तो एक प्रकार से समता युक्त समाज के निर्माण के लिए इस शिक्षा को लाने का प्रयास किया जा रहा है। यह चर्चा, यह नीति करती है। नीति की प्रासंगिकता के रूप में इस बात को कहा गया, जो दूसरे अध्याय में कहा गया है वहाँ भी विशेष चर्चा हम करेंगे, लेकिन कहा गया है सीखने का आधार है यह नींव है, यह जीवन भर सीखने की बुनियाद है और यह आगे की प्रगति की पूर्व शर्त है। इन 3 बातों पर बहुत बल दिया गया। सीखने का आधार है, जीवन भर सीखने की बुनियाद है और जीवन भर सीखने की बुनियाद के रूप में यह पूर्व शर्त है। और यह भी माना गया, जो दूसरा अध्याय पूरा उसी से जुड़ा है, कि यह आयु जो है वह आधारभूत साक्षरता, फाउंडेशनल लिटरेसी और संख्या ज्ञान, न्यूमरेसी,
इन दोनों तत्वों के साथ जुड़ी होगी हमारी बाल्य अवस्था की देखभाल वाली शिक्षा, ECCE अर्थात अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। यह शिक्षा बच्चों के इस प्रकार के विकास से जुड़ेगी ताकि उन्हें आधारभूत साक्षरता, हम यह भी कह सकते हैं भाषा का ज्ञान मिल सके और तर्क की दृष्टि से गणित के आधार पर संख्या का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो सके। यह शिक्षा नीति इस ओर संकेत देती है और मानकर चलती है कि हम इसकी एक विशिष्ट चर्चा अध्याय 4 में करेंगे, जो इसके पेडागोजिकल एस्पेक्ट, जो इसका शिक्षण शास्त्रीय पक्ष है, यह शिक्षण शास्त्रीय पक्ष अस्ति तस्य चर्चां चतुर्थे अध्याये विशेष रूपेण भविष्यति इति तत्र नीतौ उक्तम अस्ति। यह नीति कुछ पूर्व कल्पना भी करती है, कुछ एजम्पशंस हैं इसकी। पूर्व मान्यता अस्ति काचन, नीति का मानना है, आपको संकेत दिया था कि इस नीति ने बहुत अध्ययन भी किया है, विभिन्न शोधों का अध्ययन किया है। उसके आधार पर ही इसकी पूर्व एक मान्यता बनी है कि बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। अतः इस अवस्था का उपयोग करना चाहिए। नीति कहती है बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरंभिक 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान समय में विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है। नीति का 1.1 अनुच्छेद में कहना है करोड़ों बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं है। कुछ जो निजी विद्यालयों में है, प्राइवेट स्कूल जिसे हम कहते हैं, उनमें है, बच्चे पाते हैं, लेकिन वंचित वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है, उनका करोड़ों बच्चे ऐसे हैं। इसलिए ECCE में निवेश करने से अर्थात उसमें धन व्यय करने से इसकी पहुंच देश के सभी बच्चों तक हो सकती है, जिससे सभी बच्चों को शैक्षिक प्रणाली में भाग लेने और तरक्की करने के समान अवसर मिल सकेंगे, जिसे कहा कि वो समता का आधार बनाया है, अवसर प्राप्त करने का आधार बनाया है। नीति मानकर चलती है कि यह जो शिक्षा है सार्वभौमिक रूप में गुणवत्तापूर्ण, सामान्य शिक्षा नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ 2030 तक इस लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी। समय का भी निर्धारण कर दिया है, 2030 तक इस लक्ष्य को पूर्णतया प्राप्त किया जाना चाहिए, सार्वभौमिक तौर पर प्राप्त कर दिया जाना चाहिए। प्रारंभ में हो सकता है शिक्षा का स्वरूप भिन्न रहे, लेकिन धीरे धीरे गुणवत्तात्मक जो शिक्षा है उसके साथ इसे जोड़ना होगा, ताकि सभी बच्चे विद्यालय जाने के योग्य हो सकें और विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों के जो बच्चे हैं, जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, वे जा सकें। इस शिक्षा का स्वरूप क्या होगा उसकी चर्चा करते हुए कहते हैं यह शिक्षा लचीली होगी, फ्लेक्सिबल, बहुत कठोर नियम नहीं रहेंगे, भिन्न प्रकार की गतिविधियां रहेंगी, बहुआयामी होगी, अर्थात कई प्रकार की पद्धतियां अपनाई जाएंगी, जिसकी आगे भी चर्चा करते हैं। खेल आधारित होगी, बहुस्तरीय होगी, गतिविधियों पर आधारित होगी, खोज पर आधारित होगी। और इसके लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा, क्या स्वरूप लिया जाएगा, हाउ विल दे गेट इट, तो कहा अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर, आउटडोर, अंतः भी बाह्य भी, खेल, पहेलियां, तार्किक सोच,
समस्या सुलझाने की कला, चित्रकला, पेंटिंग, अन्य दृश्य कलाएं, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत तथा अन्य गतिविधियां, भिन्न प्रकार की गतिविधियां यहां बताई गई हैं, जिनके माध्यम से इस शिक्षा के लक्ष्यों को पाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि बच्चा तार्किक दृष्टि से सोच सके और वह समझने के योग्य हो सके। कुछ और बातें भी कही गई हैं, कुछ और कार्य भी कहे गए हैं, जैसे सामाजिक कार्य, मानवीय संवेदना, अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, समूह में कार्य करना और आपसी सहयोग को विकसित करने के प्रति ध्यान दिया जाएगा। इसके पीछे भी उन्होंने लक्ष्य रखा है बच्चों का शारीरिक और भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मकः विकासः, सामाजिक, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, और इसके लिए चाहिए संवाद, और संवाद के लिए प्रारंभिक शिक्षा साक्षरता की शिक्षा है, भाषा की शिक्षा है, और तर्क सिखाने के लिए, तर्क में अभ्यास बनाने के लिए संख्यात्मक ज्ञान की चर्चा की गई है। 1.3 अनुच्छेद में कहा गया है 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में प्रारंभिक बाल्य अवस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचे का जो विकास किया जाएगा, अर्थात 2 भागों में। यद्यपि इसमें 0 से 3 वर्ष की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन माना गया है कि 3 वर्ष तक जब बच्चा आएगा तब भी उसका भी कुछ आधार होना चाहिए। तो उन्होंने कहा यह एक सह प्रारूप होगा, सब फॉर्म के रूप में होगा, सह प्रारूप, कि 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए भी एक योजना बनाई जाएगी और फिर 3 से 8 तक के बच्चों के लिए भी योजना बनाई जाएगी, और इसका जो स्वरूप निर्धारित किया जाएगा, जिसे दायित्व दिया गया है, वह हमारी राष्ट्रीय संस्था NCERT है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग। NCERT को यह दायित्व सौंपा गया है, जो इस प्रकार से इस शिक्षा के स्वरूप के निर्धारण के लिए पाठ्यचर्या आदि के गतिविधियों आदि का निर्धारण करेगी। और उसे भी कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोधों के परिणामों को भी लिया जाएगा, नवाचारों को लिया जाएगा, और भारतीय परंपरागत जो विभिन्न कलाएं हैं, कहानियां हैं, कविताएं हैं, खेल हैं, गीत हैं, उन्हें भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। हम इस योजना को कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए 4 सोपान इन्होंने बताए हैं। एक कहा, पहले उन आंगनवाड़ियों के माध्यम से जो पहले से ही काफी विस्तृत और सशक्त रूप से अकेले चली आ रही हैं। हम जानते हैं आंगनवाड़ियां कार्य कर रही हैं, जो आंगनवाड़ियां पहले ही कार्य में रत हैं और भली भांति कार्य कर रही हैं, उसके माध्यम से इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा। फिर प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित जो आंगनवाड़ियां हैं, कुछ ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जिनके साथ विभिन्न प्रकार की आंगनवाड़ियां हैं, उनके माध्यम से भी इस उद्देश्य को पाया जाएगा। फिर उन पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से जो कम से कम 5 से 6 वर्ष पूरा करेंगे और प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित हैं। तीसरे सोपान में कहा, उन प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से जो कम से कम 5-6 वर्ष तक इस कार्य को पूरा करेंगे और फिर ये प्राथमिक विद्यालयों के साथ जुड़े हुए हैं। तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय जो प्राथमिक विद्यालयों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से। और चतुर्थ बात कही, इसी प्रकार अकेले चल रहे प्री स्कूलों के माध्यम से। कई विद्यालय ऐसे हैं जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय के रूप में चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी इसे पूरा किया जाएगा। तो 4 बिंदु आए, आंगनवाड़ियों के माध्यम से
जो स्वतंत्र रूप से चल रही हैं। प्राथमिक विद्यालयों के साथ जो स्थित आंगनवाड़ियां हैं उनके माध्यम से, और फिर पूर्व प्राथमिक विद्यालय जो प्राथमिक विद्यालयों के साथ चल रहे हैं उनके माध्यम से, और फिर प्री स्कूलों के माध्यम से जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं। यह माना गया है कि इस संपूर्ण प्रक्रिया की सफलता किस पर आधारित है? निश्चित रूप से पाठ्यक्रम के ऊपर और प्रशिक्षकों के ऊपर, जो कार्यकर्ता हैं उन पर, जो शिक्षक हैं उन पर। इसलिए उनकी भर्ती की ओर भी, उनके प्रवेश की ओर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। आंगनवाड़ी का वातावरण एक समृद्ध वातावरण हो, एक ऐसा परिवेश हो कि बच्चा उसमें बहुत सारी चीजें ग्रहण कर ले। हमने संकेत पाया था कि दो प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, एक स्वाभाविक रूप से जीवन में उतार लेना और दूसरा प्रयास पूर्वक सीखना। यह आयु प्रयास पूर्वक सीखने को महत्व नहीं देती है, ये ग्रहण करने को महत्व देती है। बच्चे भाषा को ग्रहण करते हैं, अतः समृद्ध वातावरण होना अनिवार्य है। इसलिए 1.5 अनुच्छेद कहता है, प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को उच्चतर गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे, खेलने के उपकरण और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों के साथ सशक्त बनाया जाएगा। प्रत्येक आंगनवाड़ी में समृद्ध शिक्षा के वातावरण के साथ अच्छी तरह से प्रारूप बनाया गया हो, जिसका डिजाइन बनाया गया हो, जिसका ऐसे हवादार, बाल सुलभ और निर्मित भवन होगा। अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर महत्व दिया गया है। अधोसंरचना प्रति अपि तत्र अवधानम दत्तम वर्तते। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे गतिविधि से भरे पर्यटन करेंगे। भ्रमण के माध्यम से बहुत कुछ पाया जाता है और अपने स्थानीय प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों से मिलेंगे। यह एक विशिष्ट योजना है। वे आंगनवाड़ी में तो हैं, लेकिन भिन्न प्रकार के भ्रमण का प्रबंधन करते हुए उन्हें प्राथमिक विद्यालयों की ओर ले जाया जाएगा, ताकि उनके साथ उनका संपर्क हो सके। ताकि, कारण बहुत सुंदर दिया है, आंगनवाड़ी केंद्रों से प्राथमिक स्कूलों में संक्रमण को सुचारू बनाया जा सके। उन्हें अचानक, वे अगर प्राथमिक विद्यालय जाते हैं, ऐसा ना लगे कि अचानक चले गए हैं। एक पहले ही अगर मिल लिया जाएगा बच्चों से, अध्यापकों से, शिक्षकों से, शिक्षिकाओं से, तो एक नयापन, एक जिसे हम कहते हैं दूरी जो है, परायापन जिसे कहा जाता है, वह नहीं रहेगा। एक अपनेपन की भावना भी आएगी। आंगनवाड़ियों को स्कूलों, परिसरों, समूहों में पूरी तरह से एकीकृत किया जाएगा और आंगनवाड़ी बच्चों, माता पिता और शिक्षकों को स्कूल के विभिन्न कार्यक्रमों में परस्पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। संकेत दिया था, अभिभावकों की भी इसमें भूमिका है, इसलिए दोनों को उसके साथ जोड़ा जाएगा। साथियों, बल इस बात पर दिया गया है कि बच्चे अत्यंत सहज भाव से आंगनवाड़ी आदि से प्राथमिक विद्यालयों की ओर प्रस्थान कर सकें। इस दृष्टि से मध्याह्न भोजन और स्वास्थ्य संरक्षण की चर्चा भी की गई है। प्रश्न मुख्य रूप से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास और गत्यात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। कारण भी स्पष्ट है, अगर एक सुदृढ़ नींव होगी, आधार बनेगा, तो आगे विकास की जो दिशा है वो सहज हो जाएगी। स्थानीय विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं से मिलना तथा सहज परस्पर संबंधों का निर्माण इसका विशिष्ट उद्देश्य दिखाई देता है। संवाद स्थापित करने हेतु यह अनिवार्य भी है और यह संपूर्ण प्रक्रिया एक शैक्षिक परिसर की संकल्पना से संबद्ध है, जिसे क्लस्टर के रूप का भी उन्होंने नाम दिया है। 1.6 अनुच्छेद 1.6 पैराग्राफ वेरी क्लियरली स्टेट्स, 1.6 अनुच्छेद पूरी तरह से इस बात को स्पष्ट करता है,
साथ में यह भी बताया गया है कि किस प्रकार के शिक्षक रहेंगे, उनकी प्रक्रिया क्या रहेगी। अनुच्छेद कहता है, ऑन कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन प्रायर टू द एज ऑफ 5 इन आंगनवाड़ीज every child shall move to a preparatory class such as Bal Vatika, that is before class 1. In the primary school, प्राथमिक विद्यालय भी जुड़ा हुआ है ये भी, which has an ECCE, early childhood care education, qualified teacher. ECCE, qualified teachers will be deployed by rationalizing existing human resources और will be specially appointed for this purpose. इस उद्देश्य के लिए उन्हें नियुक्त किया जाएगा या वहां अगर उपलब्ध हैं तो उनका उपयोग किया जाएगा। बल किस बात पर है, इसके लिए कहते हैं द लर्निंग इन द प्रेपरेटरी क्लास। प्रेपरेटरी क्लास का अर्थ बनता है कि वो जब एक औपचारिक रूप से विद्यालय की ओर प्रस्थान करेंगे, उस दृष्टि से अगेन बी बेस्ड प्राइमरली ऑन प्ले बेस्ड लर्निंग। चाहे वो प्राथमिक विद्यालय के अंग के रूप में है, लेकिन खेल पद्धति ही, खेल खेल में सीखने का ही प्रश्न वहां प्रमुख है। प्ले बेस्ड लर्निंग विद ए फोकस ऑन डेवलपिंग कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर एबिलिटीज, जो उनका संज्ञानात्मक है, भावात्मक है और जो उनका गत्यात्मक है, जिसकी चर्चा मैंने की। और फिर अर्ली लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो प्रारंभिक साक्षरता है और संख्या ज्ञान है, उससे इसका संबंध रहेगा। दो बातों पर और बल दिया है, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन। हम जानते हैं, जैसा कि संकेत दिया गया है, वंचित समूह जो है उसके बच्चे आएंगे। अब आना ही होगा, शिक्षा नीति का अंग बना है। निर्धन है, भोजन का प्रबंधन नहीं है, तो कैसे पढ़ा जाएगा। इस दृष्टि से कहा, मिड डे मील प्रोग्राम्स शैल बी एक्सटेंडेड टू द प्रेपरेटरी क्लास अलोंग विद अदर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। हेल्थ चेकअप्स and growth monitoring that are available in the Anganwadi system shall also be made available to preparatory class students. जो आंगनवाड़ियों में स्वास्थ्य की चर्चा की जाती है या प्रबंधन है, उसे इन विद्यालयों में भी लाया जाएगा। Children in आंगनवाड़ी centers shall take activity field tours. संकेत दिया था, वे भिन्न प्रकार के गतिविध्यात्मकता के रूप में जो भ्रमण है उसका जब प्रावधान किया जाएगा, तो वे आसपास के प्राइमरी स्कूल जो हैं, प्राथमिक विद्यालय, वहाँ जाएंगे और दोनों में एक अच्छा संबंध होगा, एक अच्छी समझ बनेगी और एक सहजता के साथ उनका जो है स्थानांतरण हो जाएगा और एक कैंपस के रूप में, एक स्कूल कम्प्लेक्स के रूप में, क्लस्टर के रूप में, एक परिसर के रूप में इसकी कल्पना की गई है, जहाँ अभिभावक और शिक्षक दोनों बच्चों के बारे में सोच सकते हैं। फिर अध्यापकीय प्रशिक्षण की चर्चा की गई और माना गया है कि एक सुव्यवस्थित और सुविचारित रीति से न्यूनतम 10+2 योग्यता वाले कार्यकर्ताओं अथवा अध्यापकों को पाठ्यचर्या अथवा शिक्षण शास्त्र से संबद्ध प्रशिक्षण दिया जाएगा। एनसीईआरटी के द्वारा जो 10+2 प्रणाली के अंतर्गत ये शिक्षा प्राप्त करके आए हैं, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसकी जो अवधि है वो 6 मास की होगी। उन्हें 6 मास की ECCE से संबद्ध प्रमाण पत्र संबंधी पाठ्यक्रम को कराना होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कम योग्यता वाले हैं, 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर कम योग्यता है तो इन्होंने कहा उनके लिए 1 वर्षीय कार्यक्रम उपलब्ध होगा। नीति के अनुसार आधारभूत साक्षरता तथा गणितीय क्षमता के साथ साथ ECCE से संबद्ध अन्य विषय भी इस कार्यक्रम के अंग होंगे। हम जान चुके हैं कि खेल आदि के द्वारा, पहेलियों के द्वारा, कठपुतली आदि के द्वारा ये शिक्षा दी जाएगी, तो इन कार्यकर्ताओं को अथवा शिक्षकों को इसी में ही प्रवीण किया जाएगा। यह भी माना गया है कि उनके कार्य में बाधा नहीं आए, अर्थात वे जो पढ़ा रहे हैं विद्यालय उससे वंचित ना रहे।
आंगनवाड़ियां उनसे रिक्त ना हो जाएं। तो भिन्न प्रकार के जो डिजिटल का स्वरूप है, डीटीएच अथवा स्मार्ट दूरभाष फोन, इनके माध्यम से ये शिक्षा दी जाएगी, इसकी चर्चा भी यह नीति करती है। तो बहुत साफ रूप से इनका मानना है कि हम जो 10+2 प्रणाली वाले हैं उन्हें एक विशिष्ट पाठ्यक्रम दिया जाएगा 6 मास का, और जो कम योग्यता वाले हैं उनके लिए 1 वर्ष का रहेगा, और उसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से हम उन्हें सिखाएंगे, ऐसा मानकर वे चल रहे हैं। यह भी स्वीकार किया गया है क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स ऑफ द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो विभिन्न विद्यालय से संबद्ध विभाग हैं उनमें स्कूल क्लस्टर रिसोर्स सेंटर अर्थात जो आसपास परिसर के रूप में आए हैं उनमें एक संसाधन केंद्र का निर्माण होगा, और उसी के माध्यम से भिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी और सभी को वे सुविधाएं प्राप्त हो, ऐसा मानकर चला जा रहा है। इन अध्यापकों के लिए भी एक निरंतर व्यावसायिक प्रोन्नति उनकी होती रहे, इसलिए कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीपीडी की चर्चा भी की गई है। और मैंने संकेत दिया था इस संपूर्ण कार्य के लिए भिन्न भिन्न संगठनों को जोड़ा गया है, मंत्रालयों को जोड़ा गया है। मानव संसाधन मंत्रालय, महिला और बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, इनके द्वारा एक विशिष्ट दल का निर्माण किया जाएगा। इसलिए नीति कहती है मिनिस्ट्रीज ऑफ एचआरडी, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट WCD, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर HFW, and tribal affairs, a special joint task force will be constituted for continuous guidance of the integration। अर्थात केवल प्रबंध करके ही नहीं रोक दिया जाएगा, छोड़ नहीं दिया जाएगा, बल्कि इनका निरंतर निरीक्षण भी होता रहे और किस प्रकार से यह आगे बढ़ते रहें, निर्देश दिए जाते रहें, इस प्रकार की बहुत स्पष्ट रूप से चर्चा यह नीति करती है। तो ECCE का स्वरूप क्या रहेगा, कौन पढ़ाने वाले होंगे, किस प्रकार से उनका प्रशिक्षण रहेगा, यह चर्चा इसके अंतर्गत आई है। और फिर हम चर्चा करेंगे इनके यानी साक्षरता वाले का प्रश्न जो है और संख्या वाला प्रश्न है, उसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु होंगे, इसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। धन्यवाद।